हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर कैंपस। आज हम भाग 2 को डिस्कस करने वाले होंगे। ऑब्वियसली हमने कल की क्लास में भाग 1 को पढ़ लिया था, उसको कवर कर लिया था कि उसमें कौन से आर्टिकल जुड़े हुए थे, इन सब को देख लिया था। तो अब हम भाग 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने जब आपको भाग पढ़ाए थे तो उसमें बारीक से याद करवाए थे कि 22 भाग हैं, तो उनको या उनमें कौन कौन से प्रावधान हैं, कितने आर्टिकल हैं, इन सब को मैंने बारीकी से आपको बताया था। तो उसी में सीक्वेंस में हमारा भाग 2 है, जिसमें प्रावधान किस चीज़ का है, तो वो है नागरिकता का। किस चीज़ का है? नागरिकता का। अगर इससे मैं पूछूं कि आर्टिकल कितने जुड़े हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि 5 से लेके 11 तक, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि नागरिकता है, तो ये नागरिक क्या शब्द है, यानी इस शब्द का क्या मीन्स है नागरिकता का। तो अब देखो, खुद देखो ना आप कि हम जैसे मैं या आप किसके नागरिक हैं? भारत के। कैसे बोल रहे हैं? बेसिस क्या है आपको कि आपको विदेशी की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? विदेशी की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार। अगर कोई देश दूसरे देश से शरणार्थी आ रहा है तो उसको कम मिलेंगे। अगर कोई वीज़ा बिना प्राप्त करे तो उसको कम मिलेंगे। पाकिस्तान को आ रहा है तो उसको कम अधिकार मिलेंगे। यानी कि बेसिस है किस चीज़ का? तो राइट का। तो ऑब्वियसली अब हम समझने वाले हैं कि अब नागरिक कौन होगा। तो सामान्यतः नागरिक का अर्थ क्या होता है कि देश के निवासियों से होता है। किससे होता है? देश के निवासियों से, जिन्हें राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। कैसे? राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक क्या है? एक देश के निवासी है और जिसे राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? राजनीतिक और कानूनी अधिकार। ऐसे ही अब हम जब नागरिकता में नागरिक का टर्म समझ चुके हैं, तो विश्व में सामान्यतः जैसे नागरिक को हम 4 रूपों में देख सकते हैं। जैसे कि एक तो नागरिक है जिसे नागरिकता मिल रही है, दूसरा है विदेशी, जो ही आप वीज़ा वगैरह के संदर्भ में देखते हो, भारत में कोई फॉरेनर आए तो उसे विदेशी बोलेंगे आप। शरणार्थी, जैसे फ़िलिस्तीन का कोई नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश में शरण ले रहा है। ऐसे ही म्यांमार का कोई देश है, उससे कहीं शरण ले रहा है, यानी कि कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं, शरणार्थी बन रहे हैं। राज्यहीन नागरिक, यानी कि जहाँ अस्तित्व ही नहीं है उस नागरिक राज्य का। जैसे कि फ़िलिस्तीन को ले लीजिए। कुछ राज्य, कुछ जो यानी राष्ट्र होते हैं, उन्हीं को आगे चल के आप राज्य बोलोगे। तो कुछ राज्य मान्यता देते हैं और कुछ राज्य इसको मान्यता नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग जिनके राज्य की ही बात ना हो, जिनके राष्ट्र के ना होने की बात की हो, तो उसको आप राज्यविहीन नागरिक कह रहे हो। ऐसे ही नागरिकता, आप देखोगे नागरिकता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने सोर्स की बात की थी या सोर्स पर क्लास ली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि हम भारत में कैसी नागरिकता अपना रहे हैं? एकल नागरिकता। कैसे अपना रहे हैं? एकल नागरिकता। तो ऐसे इसके टाइप होते हैं। एकल नागरिकता, दूसरा होता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। सोर्स पढ़ाए थे तो बताया था ना आपको। सीधा है, इसमें भी लिखा है कि एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोबारा रिपीट करूं, भाग 2 किन से जुड़ा है? नागरिकता से। आर्टिकल कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक। हमें किसी भी एग्ज़ाम में सामान्यतः भाग पता होना चाहिए। दूसरा कि आर्टिकल हैं तो उन आर्टिकल को हम एक बार देख लें सही से, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में ना तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नागरिकता के संदर्भ में। ऐसे ही अब हम नागरिकता के प्रकार देख लिए हमने, या भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो देख लिया। वैसे एकल नागरिकता का अर्थ क्या होगा? यानी कि जैसे राज्य और केंद्र है, तो इन दोनों की नागरिकता होगी वो एक ही होगी, चाहे आप केंद्र के स्तर पर लो या राज्य के स्तर पर। यानी कि अलग अलग नहीं होगी इन दोनों में। जो यूएसए या स्विट्जरलैंड में तो दोनों में अलग अलग लेनी पड़ेगी, राज्य की अलग, केंद्र की अलग। लेकिन भारत में केवल भारत की होगी। किन की होगी? भारत की, राज्यों की नहीं।
इतना समझे आप। अब चलते हैं कि जो नागरिकता का प्रावधान है वो क्या बताता है कि भारत में नागरिक कौन होगा, कि भारत में नागरिक कौन होगा। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ये आर्टिकल बताते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा। ऐसे ही वर्तमान में अगर भारत का नागरिक कौन कैसे बनेगा, तो उसके लिए शुरुआत में 1955 का एक्ट लेके आए थे, फिर इसमें संशोधन लेके आए हैं, लास्ट में संशोधन 2019 में हुआ। इसको भी चल के हम आगे देखेंगे कि ये संशोधन क्या था और प्रावधान क्या थे। अब जो आर्टिकल है ना 5, 6, 7, 8, ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक है या नहीं होगा। जो आर्टिकल 9 है वो सिंगल सिटीजनशिप या लॉस ऑफ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि अगर आपने किसी विदेशी या अन्य राष्ट्र की नागरिकता ले ली तो आप भारत के साथ नागरिकता से वंचित हो जाओगे, कि आप भारत की नागरिकता नहीं रहेगी आप पे फिर। तो उसमें आर्टिकल 9 में प्रावधान की बात करिए। ऐसे जो 10-11 है वो किसको पावर देता है, संसद को पावर देता है कि आप इस संदर्भ में एक्ट बना सको। तो अब हम बात कर रहे हैं कि 1 बाय 1 आर्टिकल पढ़ें और उनको हम डिटेल से देखें। जैसे आर्टिकल नंबर 5, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बात करता है कि संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक होगा, यानी कि किस चीज़ की बात कर रहा है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा। वैसे आप सोचेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ये बताना पड़े कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक होगा। तो ऑब्वियसली भारत 1947 से पहले गुलाम था, तो अंग्रेज़ भी रहते थे, जैसे काफ़ी हद तक अंग्रेज़ थे भारत में, तो उन सबको तो नागरिक नहीं होना चाहिए ना। भारत में पहले से भी लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को क्या होगा, कमी आएगी भारत के लोगों को। तो ऑब्वियसली इसी संदर्भ में पहले प्रावधान की बात की गई है कि 26 जनवरी को भारत के नागरिक कौन होंगे। 21 आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 5 में। अब जैसे कि मूल निवास हो, जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता इनमें से कोई हो। अंग्रेज हो तो उनमें से कोई एक तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों हो तो नहीं। 5 वर्ष भारत में निवास कर रहा हो, तो ये वाली तो कंडीशन अंग्रेज पूरी फिल कर रहे थे ना, इसको तो काफ़ी हद तक कम कर रहे थे कि 5 वर्ष तक रहे थे। इसी प्रावधान को शामिल इसीलिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहरी लोगों को नागरिकता ना दें। एक केस था डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत 1955 का। तो बस इसमें ये रखना है कि मूल निवास का अर्थ है या एक यानी किसी राज्य का नहीं, बल्कि यानी भारत का आप कहीं से भी हो। जो 1935 का एक्ट था ना, उसमें भारत का निवास, तो ऐसे ही उसी से हो, 1935 के तहत हो। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, आर्टिकल 6 क्या बोलता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। 5 क्या बोलता है कि 26 जनवरी को नागरिक कौन होगा। 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के बारे में प्रावधान। किस में, 6 में। एक डेट याद रखनी है कि 19 जुलाई 1948, यानी 19 जुलाई 1948। इससे पहले कोई क्या हो, पाकिस्तान से भारत में आए तो उसे नागरिकता स्वतः में मिल जाएगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके माता पिता, दादा, नानी, नानी इनमें से कोई भारत के नागरिक हैं यदि। तो अब हम एक प्रश्न होना चाहिए कि 19 जुलाई 1948 हमने क्यों डेट रखी थी, क्योंकि इसी समय ना परमिट सिस्टम आया था। ऑब्वियसली जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, दोनों के पास इतनी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी कि दोनों ही वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह चालू कर सकें। तो उसका अल्टरनेटिव क्या था, परमिट सिस्टम। एक क्वेश्चन आपके लिए कि भारत में परमिट सिस्टम कब आया था, परमिट सिस्टम 19 जुलाई 1948। ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये डेट। आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। 5 क्या बोलता है कि 26 जनवरी को नागरिक कौन होंगे। 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान
से भारत आने वाले लोगों के बारे में क्या प्रावधान है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में क्या प्रावधान है? 6 के साथ क्या बोलता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत, और 7 बोलता है भारत से पाकिस्तान। अंतर याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसमें एक डेट याद रखनी है आपको, तो वो है 1 मार्च 1947। वैसे आप इस पीडीएफ को, आपके पास है ही पहले से भी, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। मेरा यहाँ पर काम है कि मैं बारीक से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा सकूं और आपको उस पर एक कॉन्फिडेंस दूं, ठीक है ना। तो एक डेट 19 जुलाई 1948, इसको याद रखना है कि परमिट सिस्टम है, और 1 मार्च 1947 इसकी हमें एक डेट याद रखनी है। डेट यानी कि उस समय पहले से भारत पाकिस्तान गया है, कोई व्यक्ति पहले भारत से पाकिस्तान गया है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि 1 मार्च 1947 के बाद गया है और 19 जुलाई से पहले आ गया है तो उसे नागरिकता सामान्यतः मिल जाएगी। यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो परमिट नियम के तहत उसे 6 महीना निवास करने पर भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आर्टिकल 8 बोलता है कि जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। यानी कि जो लोग भारतीय मूल के हैं और बाहर रह रहे हैं विदेश में, तो अगर वो भारत में आए तो उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ अधिकार मिलते हैं ना, तो उस चीज़ की बात कर रहा है आर्टिकल 8। ऐसे ही भाग 9 ये बताता है कि यदि आपने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, किसी विदेशी या अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो जो भारतीय नागरिकता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। किस में बात करिए ये? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि नागरिकता के अधिकार को नागरिकता के अधिकारों को संसद के संशोधन करने तक बना रहना, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के अनुमति तक बने रहेंगे। कुछ समझे? नहीं ना। तो सामान्यतः संसद को ये अधिकार है कि जो आपको 5 या 6, 7, 8, 9 में अधिकार हैं उनको हम रहने दें या ख़त्म करें, इस संदर्भ में संसद को अधिकार है। 10 याद रखना है। तो 10 परमिशन ये देता है संसद को कि हम जो आपको 5, 6, 7, 8, 9 में जो प्रावधान दे रखे ना वो लागू रहें या ना रहें। तो ये किस में बात करेगी? ये आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। किसको अधिकार है? सिर्फ संसद को है। किसको नहीं है? राज्य विधानमंडल को नहीं है। ठीक है। तो अब इसी आर्टिकल 11 का यूज करके संसद ने नागरिकता अधिकार अधिनियम लागू किया था या बनाया था। क्या किया था? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। अब बाद में इसमें संशोधन भी हुआ था आगे चलकर, जैसे आप देख सकते हो। इसमें आपको 5 कंडीशन याद रखनी है कि नागरिकता 5 तरीके से ग्रहण की जा सकती है। एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, और किसी भूभाग को अर्जित करके द्वारा। यानी कि 5 कंडीशन हमें इतनी याद रखनी है, और बाकी जैसे कितनी क्या डिटेल है वो आप एक बार पीडीएफ से देख लीजिए, और कोई नीड भी नहीं है ना आपको इसकी। देन 1955 में ही बात बोली है कि नागरिकता की कैसे समाप्ति होगी। तो उसके 3 तरीके हैं। एक तो आप परित्याग कर दीजिए, स्वैच्छिक त्याग कर दीजिए तरीका है। एक है ख़त्म करना, यानी कि राज्य यदि चाह रहा है कि हम इस व्यक्ति की नागरिकता ख़त्म करेंगे। क्यों ख़त्म करेंगे? इसने दूसरे विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो इसलिए इसे हम टर्मिनेशन बोलते हैं। वंचित करना,
यानी कि अगर कोई देशद्रोह जैसी एक्टिविटी में काम कर रहा है तो उसको हम वंचित कर सकते हैं। अब एक इसी 1955 के एक्ट में ही संशोधन हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब इस अधिनियम में हमें याद रखना है कि 3 देश विशेष हैं। कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। 3 देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। इनसे आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी अल्पसंख्यक लोगों के बारे में प्रावधान कर रहा है। यानी 3 देशों से कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी। याद रखना यहाँ पे मुस्लिम व्यक्तियों की बात नहीं है, इसमें मुस्लिम धर्म की बात नहीं है। किस किस की बात है? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी। इन 3 देशों से आए हों लोग, कौन? ये लोग, तो इनको नागरिकता दी जाएगी। कंडीशन क्या है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए तो इन्हें बिना किसी पूछताछ के प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद आए, किन से? उपरोक्त धर्मों से, तो उसे 5 वर्ष भारत में निवास करने के बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे ही जो नागरिकता संशोधन विधेयक एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि संसद द्वारा कब पारित हुआ था, तो 11 दिसंबर 2019 को। ये लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 2020 को। एक लास्ट में एक प्रश्न बनता है, क्या ये 6वीं शेड्यूल में लागू होता है? 6th शेड्यूल में जनजाति से संबंधित है, किनकी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें लागू होगा? आंसर है नहीं। ऐसे ही एक है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट, क्या इनमें भी लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? द आंसर इज नो। तो अभी तक मैं दोबारा रिवाइज करूं तो सबसे पहले हमने देखा था कि नागरिकता का अर्थ क्या है, भाग 2 किससे जुड़ा है, इसमें कितने आर्टिकल हैं, नागरिकता के टाइप देके हमने, फिर भारत में नागरिक कौन होगा, अभी की कंडीशन प्लस 26 जनवरी 1950 को क्या कंडीशन थी। देन आर्टिकल 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 6 क्या बोलता है, आर्टिकल 7 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है, 8, 10, 11 इन सब को हमने डिटेल से पढ़ लिया था। 1955 का एक्ट भी देखा, इसमें संशोधन 2019 में हुआ था वो भी देखा। 3 देश उसमें याद रखने हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और धर्म विशेष रूप से ध्यान में रखने होंगे आपको। तो इस प्रकार ये आपके लिए ख़त्म होता है टॉपिक। नोट करके एक बात याद रखो कि आप जब भी किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सीधा पूछा है कि भाग 2 किन से रिलेटेड है, आर्टिकल कितने हैं, बस इतना पूछा जाएगा प्रावधान। अगर ज़्यादा जाएगा तो 5 से लेके 11 उनमें से कोई पूछ लेगा। उनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो 11वां कि संसद विधि बना सकती है। क्या बना सकती है? संसद विधि बना सकती है नागरिकता के संदर्भ में। तो इस प्रकार आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और जब भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम भाग 3 की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।